नमस्कार। भारत की जनसंख्या ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये समझ लीजिए सवालों का एक खजाना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी के चैप्टर 6 को लेंगे और उसे इस तरह से समझेंगे कि सिर्फ वही बातें दिमाग में बैठें जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे आंकड़ों में कूदें, एक मिनट रुककर सोचते हैं, किसी भी देश के लिए सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? उसका सबसे बड़ा संसाधन क्या है? क्या वो ज़मीन के नीचे का सोना, चांदी, कोयला है या कुछ और? इसका जवाब ना बहुत सीधा है, उस देश के लोग। जी हाँ, क्योंकि यही लोग हैं जो किसी भी संसाधन को कीमती बनाते हैं। यही हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं और हमारी पूरी संस्कृति को एक शक्ल देते हैं। असल में देखा जाए तो किसी भी देश की कहानी उसके लोगों की ही तो कहानी होती है। तो इस पूरी कहानी को आज हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि हमारी जनसंख्या का आकार और फैलाव कैसा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए, फिर जानेंगे इसकी कुछ खास बातें, और आखिर में हम नजर डालेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात करते हैं। भाई, हमें ये सब पता कैसे चलता है कि देश में कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? ये सारी जानकारी आती कहाँ से है? ये सब हमें पता चलता है जनगणना से, जिसे हम सेंसस भी कहते हैं। और यहीं पर नोट कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है। भारत में पहली पूरी और व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? साल था 1881। इस साल को बिल्कुल मत भूलिएगा, कई बार पूछा गया है। तो ठीक है, जनगणना होती है, पर ये हमें बताती क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो ये हमें दिखाती है वो है हमारी आबादी का विशाल आकार और उसका, कह सकते हैं, बहुत ही असमान बंटवारा। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन 2001 के हिसाब से दुनिया की करीब 17% आबादी इसी जमीन पर रह रही थी। मतलब साफ है, हमारे हर एक संसाधन पर कितना जबरदस्त दबाव है। और इस दबाव को नापने का एक तरीका होता है जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 में यह आंकड़ा था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी औसतन हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 324 लोग। पर सवाल यह है कि क्या यह भीड़ हर जगह बराबर है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, ये बंटवारा बहुत ही ऊंचा नीचा है। एक तरफ जहां उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान हैं, जहां खूब खेती होती है, वहां लोगों की बसावट बहुत घनी है, और दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं या जो सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, वहां आपको आबादी काफी कम मिलेगी। और ये असमानता कोई छोटी मोटी नहीं है। सोचिए, 2001 में देश की लगभग आधी आबादी, जी हाँ 50% लोग सिर्फ 5 राज्यों में रहते थे। कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और तो और, अकेले उत्तर प्रदेश में ही देश की 16% से ज्यादा आबादी थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये तो हो गई 2001 की बात, एक स्नैपशॉट जैसा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जनसंख्या कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो तो लगातार बदलती रहती है। तो चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ, खासकर आज़ादी के बाद, हमारी आबादी की कहानी में क्या क्या बदलाव आए। एक नज़र इन नंबर्स पर डालिए। 1951 में हम करीब 36 करोड़ थे, और 50 साल बाद 2001 तक हम 102 करोड़ को भी पार कर गए। ये सिर्फ बढ़त नहीं थी, इसे जनसंख्या विस्फोट कहा गया। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। साल 1981 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। आबादी तो अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार थी, जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और ये एक बहुत ही अच्छा संकेत था। तो ये बदलाव होता कैसे? देखिए, इसके 2 मेन कारण होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने से मृत्यु दर तो काफी तेजी से नीचे आ गई, लेकिन जन्म दर काफी समय तक ऊंची ही बनी रही। तो इन दोनों के बीच जो बड़ा गैप था, वही हमारी आबादी में तेज बढ़त का कारण बना। पर देखिए, जनसंख्या का मतलब सिर्फ गिनती नहीं है। देश की तरक्की के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आबादी की बनावट कैसी है। मतलब इसमें बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, इसकी खासियतें क्या हैं। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है, हमारी उम्र की बनावट, यानी एज स्ट्रक्चर। देखिए, देश की लगभग 59% आबादी काम करने वाली उम्र की है।
मतलब 15 से 59 साल के बीच, ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान दे सकते हैं। और इसी मौके को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। ये शब्द एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अगला जो जरूरी आंकड़ा है वो है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। इसका मतलब है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और ये जो टेबल हम देख रहे हैं ये साफ साफ दिखाता है कि ये अनुपात हमेशा से ही महिलाओं के पक्ष में नहीं रहा है। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही सीरियस, एक गंभीर चिंता की बात है। अच्छा, अब आते हैं साक्षरता पर, एक और बहुत जरूरी टॉपिक जहां से सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो 2001 की जनगणना के हिसाब से साक्षर कौन है? ध्यान से सुनिएगा। पहला, उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो। दूसरा, वो किसी भी भाषा को समझ सकता हो। और तीसरा, उसी भाषा को पढ़ और लिख भी सकता हो। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो 2001 में हमारे देश की ओवरऑल साक्षरता दर करीब 65% थी। लेकिन कहानी में यहां भी एक ट्विस्ट है। जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पुरुषों की साक्षरता दर 75% से ऊपर थी, जबकि महिलाओं की सिर्फ 54% के आसपास। ये गैप लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये जो सारे आंकड़े हैं, ये जो चुनौतियां हैं, इनका सरकार करती क्या है? भाई कोई प्लान तो होगा। बिल्कुल, और इसी प्लान का नाम है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ये एक तरह से देश के लिए एक रोड मैप है जो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और जो साल 2000 के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी ना, उसकी खास बात ये थी कि उसका फोकस सिर्फ आबादी कंट्रोल करने पे नहीं था, बल्कि उसका मेन जोर था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने पर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने पर। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई मुफ्त और ज़रूरी करना, बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, सभी बच्चों को टीके लगवाना और लड़कियों की शादी देर से हो इसे बढ़ावा देना। कुल मिलाकर कहें तो एक स्वस्थ और पढ़े लिखे भारत की नींव रखना। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी कि किसी भी देश का सबसे बड़ा, सबसे कीमती संसाधन उसके लोग ही होते हैं। आज हमने देखा कि हमारा ये संसाधन कितना बड़ा है, इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और इसे संवारने के लिए क्या क्या नीतियां बनी हैं। पर असली सवाल तो भविष्य का है कि हम अपनी इस ह्यूमन पावर को, इस मानव शक्ति को आने वाले कल के लिए और ज्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अपनी बात की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में इंसान ही ना हो तो क्या इन संसाधनों का, इस प्रकृति का या इस धरती का कोई मतलब रह जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि किसी भी चीज को कीमती या उपयोगी तो इंसान ही बनाते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी और अहम बात है। मतलब सोचिए कि कोयला, वो तो बस एक पत्थर का टुकड़ा था जब तक इंसान ने उसे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करना नहीं सीखा। तो असल में इंसान ही हर चीज को एक संसाधन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की जनसंख्या असल में कितनी विशाल है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से फैली हुई है। आंकड़ा देखिए, 121 करोड़, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। ये संख्या अपने आप में इतनी बड़ी है कि इसी से हमारी पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है और उस पर रहती है दुनिया की 17.5% आबादी। मतलब कि कितनी कम जगह पर कितने ज्यादा लोग, है ना? और मजे की बात यह है कि भारत के अंदर भी ये आबादी एक जैसी नहीं फैली है। इस मैप को देखिए, जो गहरे रंग वाले इलाके हैं जैसे उत्तरी मैदान, वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, और जो हल्के रंग वाले पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाके हैं वहां लोग काफी कम रहते हैं। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक तरफ बिहार है जहां हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1100 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब एकदम घनी आबादी। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 17 लोग। जमीन आसमान का फर्क है ना? और इसकी बड़ी वजह है वहां की जमीन, वहां का मौसम और दूसरी सुविधाएं। तो हमने ये तो देख लिया कि आबादी कितनी है और कहाँ है, लेकिन ये नंबर तो कभी एक जैसा रहता नहीं, ये तो बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए इसके पीछे की 3 मुख्य वजहों को समझते हैं। ये हैं वो 3 पिलर्स: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि किसी भी देश की आबादी बढ़ेगी,
घटेगी या वैसी ही रहेगी? जन्म दर का मतलब सीधा सा है, 1 साल में हर 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। और भारत में ऐतिहासिक रूप से जन्म दर हमेशा से मृत्यु दर से ज्यादा रही है और यही आबादी बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण भी है। वहीं दूसरी तरफ है मृत्यु दर। अच्छी बात यह है कि बेहतर मेडिकल सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी आई है। कम लोग मर रहे हैं, जिससे आबादी का बढ़ना और स्वाभाविक हो जाता है। और तीसरा है प्रवास, मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए, अगर लोग देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो देश की कुल आबादी तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ, आबादी का बंटवारा जरूर बदल जाता है। जैसे गांवों से शहरों की ओर जो पलायन होता है, उससे शहरों पर दबाव बढ़ता है। तो अब तक हमने सिर्फ नंबर्स की बात की, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि इन आंकड़ों के पीछे इंसान हैं। उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब उनकी उम्र, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी सेहत कैसी है। असली कहानी तो यही सब बताता है। और ये चार्ट देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत दिखाता है। हमारी लगभग 59% आबादी काम करने वाली उम्र की है, यानी 15 से 59 साल के बीच। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो किसी भी देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकता है। शर्त बस इतनी है कि इस विशाल युवा आबादी को सही शिक्षा और रोजगार मिल जाए। लिंगानुपात, ये समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। 2011 का आंकड़ा है कि हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ये नेशनल एवरेज है, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जो हमारे समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों की तरफ इशारा करता है। अच्छा, साक्षरता का मतलब क्या है? जनगणना के हिसाब से 7 साल से ऊपर का कोई भी इंसान जो किसी भी भाषा में समझकर लिख और पढ़ सकता है, वो साक्षर माना जाता है। ये सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, ये विकास को समझने की क्षमता है। आंकड़े देखें तो 2011 में कुल साक्षरता दर 73% थी, जो अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी पुरुषों की साक्षरता लगभग 81% और महिलाओं की सिर्फ 65% के करीब। ये जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक ये खाई नहीं भरती, देश अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे की योजना क्या है, भविष्य की दिशा क्या है। चलिए इस पर बनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक नज़र डालते हैं। तो सरकार ने साल 2000 में एक बहुत व्यापक नीति लागू की। इसके कुछ बड़े लक्ष्य थे, जैसे 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। मतलब मकसद सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल करना नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करना था। और इसी के साथ हम अपने सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर आते हैं। भारत की ये जो विशाल युवा आबादी है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है या एक बहुत बड़ी चुनौती? देखिए, जवाब बहुत सीधा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपनी इस युवा पीढ़ी को कैसी शिक्षा, कैसी सेहत और कैसे मौके देते हैं। भविष्य एक सुनहरा अवसर बनेगा या एक बोझ, ये हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है।